हम बात करें अल्पदृष्टि वाले बच्चों की और उनसे जुड़े कक्षा प्रबंधन की। यदि किसी एक कक्षा में एक अल्पदृष्टि वाला बच्चा हो या अन्य अल्पदृष्टि वाले बच्चे होते हैं तो शिक्षकों को क्या प्रविधियां अपनानी चाहिए। क्यों न पहले कक्षा प्रबंधन को जान लिया जाए। तो कक्षा प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी विद्यालय में या किसी कक्षा में बच्चों के उचित व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। यदि हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की कक्षा प्रबंधन की परिभाषा देखें, वह भी इसी बात को इंगित करती है कि कक्षा प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बच्चों के क्लासरूम सेटिंग में उचित व्यवहार को क्रिएट करते हैं या मेंटेन करते हैं। प्रबंधन के उद्देश्य इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट है। इसका उद्देश्य है शैक्षिक सहभागिता बढ़ाना, बच्चों में समाजपरक व्यवहार को प्रोत्साहित करना, समानुभूति यानी कि एम्पैथी की भावना को जागृत करना, बच्चों को उचित रिस्पांस देने के लिए अवसर देना और जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है इसे प्रभावी बनाना। हम यहाँ पर विशेष रूप से अल्पदृष्टि वाले बच्चों के लिए कक्षा प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो उसको सोचते हुए यदि हम देखें तो कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन पे हमें सोचने की आवश्यकता है। कुछ प्रमुख बिंदुओं को यदि देखें तो उनमें शामिल है कि कक्षा में बैठने की व्यवस्था, यानी किस प्रकार से हम एक अल्पदृष्टि वाले बच्चे को बैठने की उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरा फर्नीचर, और तीसरा प्रकाशीय स्थिति यानी एल्यूमिनेशन, उनके लिए कैसी बेहतर एल्यूमिनेशन की व्यवस्था, प्रकाश स्थिति की व्यवस्था होनी चाहिए। और अंत में चमक, कंट्रास्ट या रंग। हम बारी बारी से इसे समझते हैं। बैठने की व्यवस्था, तो अल्पदृष्टि वाले बच्चों के लिए एक बैठने की वरीयता तय की जा सकती है, क्योंकि उनको कोई एक स्थान ऐसा हो सकता है जहां से वो सटीक रूप से ब्लैक बोर्ड या बोर्ड को देख सकते हैं। यानी कि हम इस बात से बिल्कुल एक शिक्षक को एक आश्वस्त हो जाना चाहिए कि क्या अल्पदृष्टि वाला बच्चा सही जगह पर बैठा है, क्या उससे बोर्ड स्पष्ट दिखाई या सबसे बेहतर दिखाई अपने स्थान से दे रहा है। कक्षा में बैठने की स्थिति यानी कहां पर बैठे बच्चा, इसका निर्धारण करने से पहले कक्षा के प्रकाशीय स्थिति का अवलोकन भी करना चाहिए और साथ ही यह भी देखना चाहिए कि बच्चे की दृष्टि की स्थिति क्या है। सामान्यतः एक अल्पदृष्टि वाले बच्चे को ब्लैक बोर्ड के निकट या आगे वाले जगह पे स्थान दिया जाना चाहिए। यह एक प्रैक्टिकल होगा उनके लिए कि ऐसा हम करें, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर स्थिति या हर बच्चे के लिए यही बहुत कारगर होगा। इसीलिए यह एक्सपेक्टेशन है कि आप उसे चुनने दें कि कौन सी जगह वो चुनता है बैठने के लिए, क्योंकि वह बेहतर बता सकता है किस स्थान से उसे सबसे सटीक ब्लैक बोर्ड के चित्र दिख रहे हैं या सटीक रूप से वह शिक्षक के हाव भाव को भी देख सक रहा है। बारी फर्नीचर की, तो अल्पदृष्टि वाले बच्चों के लिए आवश्यक है कि एडजस्टेबल फर्नीचर दिया जाए, यानी कि जिसमें यह सुविधा उपलब्ध हो कि वह बच्चे और किताब या पुस्तक जो सामग्री है उसके बीच की दूरी को नियंत्रित कर सके, यानी घटा बढ़ाया जा सके। कोशिश ये की जा सकती है कि इस तरह के फर्नीचर दिए जाएं, वो उनके लिए ज़्यादा कारगर होंगे। इसके अतिरिक्त उस फर्नीचर में इतने स्थान होने चाहिए जिससे एक अल्पदृष्टि वाला बच्चा या कोई भी दूसरे जो दिव्यांग या विकलांग बच्चे हैं उन्हें भी अपने उपकरणों को रखने के लिए एक अपने बैठने के स्थान पर जगह चाहिए होती है। इसलिए आवश्यक है कि ये फर्नीचर इन आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हों। अब बारी प्रकाशीय स्थिति की, तो प्रकाशीय स्थिति के बारे में सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश की स्थिति किसी भी के लिए या तो
कोई भी हो, अन्य बच्चे भी हों या अल्पदृष्टि वाले बच्चे हों, सभी के लिए प्रकाशीय स्थिति एक महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट है। तो ऐसी यथासंभव कोशिश की जानी चाहिए कि क्लास में जो प्रकाश की स्थिति है सभी जगह एक समान हो। सामान्यतः किसी भी कक्षा में उसकी सीलिंग पर, जहां पंखे लगे होते हैं सीलिंग पर, एक बराबर दूरी पर प्रकाश स्रोत को यदि लगाया जाए, यानी बल्ब को लगाया जाए या ट्यूबलाइट्स को लगाया जाए, तो वो एक बेहतर स्थिति होती है, जिसके द्वारा कक्षा में यह संभावना होती है कि जो प्रकाश की स्थिति होगी वह एक समान पूरी कक्षा में होगी। लाइट सोर्स के रूप में एलईडी बल्ब या एलईडी लैंप्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो एलईडी बल्ब का या लैंप्स का इस्तेमाल किया जाए। एक बात को समझने की आवश्यकता है कि जो इनकांडेसेंट लैंप होते हैं, जो पुराने बल्ब होते थे, उस तरह के जो बल्ब होते थे, वह प्रकाश के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन करते थे। इस तरह के बल्ब, जो भी कोई ऐसा बल्ब या रोशनी या प्रकाश का स्रोत है, उसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कुछ अल्प दृष्टि वाले बच्चे, जैसे एल्बिनो बच्चे के लिए यह घातक हो सकता है, वह उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को ध्यान देना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पर या किसी अन्य स्थान पर कोई ऐसी चमक तो नहीं बन रही है जो किसी खिड़की या किसी अन्य रोशनी के आने से हो रही है। वह जो खिड़कियों या कहीं अन्य सोर्स से जो लाइट आती है, वो एक ग्लेयर क्रिएट करती है, एक चौंध क्रिएट करती है, जिसके कारण बच्चे देखने में असमर्थ हो जाते हैं। यह सामान्य सी घटना है, यह किसी अन्य बच्चों के साथ भी हो सकती है, इसलिए इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि खिड़की जो है बच्चों के पीठ की तरफ हो, यानी कि प्रकाश की किरणें पीछे से ब्लैक बोर्ड की तरफ आए, वह बेहतर स्थिति होती है। यह समझना जरूरी है कि प्रिंट के साइज से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कॉन्ट्रास्ट, प्रिंट का स्टाइल, अक्षरों के बीच का अंतर, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक सिंपल सी इस बात को आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिस फॉन्ट में यदि कोई प्रिंट मटेरियल अवेलेबल है और उसी फॉन्ट साइज में करीब करीब आप हैंडराइटिंग कोई आपकी है, तो तय है कि जो पुस्तकों में या छपी हुई प्रिंट है उसे पढ़ना ज़्यादा सुलभ होगा। अब हम कुछ सामान्य कक्षा व्यवस्था की बात करते हैं जो एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए जब वो किसी अल्प दृष्टि वाली कक्षा को पढ़ाने जा रहे हों या वह उसके कक्षा शिक्षक हों, तो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। शिक्षकों को बच्चों के साथ या इस प्रकार के अल्प दृष्टि वाले बच्चे के साथ एक निजी बैठक करनी चाहिए, एक मीटिंग करनी चाहिए छोटी सी, जिसमें वह उनसे उनकी वरीयता, प्रकाश की व्यवस्था या उनके लिए क्या उचित अनुकूलन हो सकता है जो उन्हें सटीक सहायता पहुंचा सके, उसकी वो जानकारी इकट्ठा कर सके। यह भी समझना जरूरी है कि दृष्टि बाधित या अल्प दृष्टि वाले बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताएं भी उतनी ही होती हैं जितना अन्य बच्चों की होती हैं। एक अल्प दृष्टि वाला विद्यार्थी भी शिक्षकों और साथियों द्वारा पसंद किया जाना चाहता है या वो चाहती हैं। शिक्षक को कभी भी अल्प दृष्टि वाले बच्चे हैं उनकी समस्या को कक्षा के सामने या सबके सामने लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब भी किसी भी अल्प दृष्टि वाले बच्चे को संबोधित किया जाए तो उसे हमेशा नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। उन्हें किसी अन्य प्रकार से लेबल्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या बिल्कुल यह करना एक गलत अभ्यास होगा। अल्प दृष्टि वाले बच्चों जो होते हैं वो हो सकता है कि वो कि शिक्षकों के हाव भाव या उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, वो उनका नहीं पता लगा सकें, या इस तरह के गैर शाब्दिक संप्रेषण का केवल उपयोग नहीं करना चाहिए। उनके साथ साथ वह शाब्दिक भी अपना संबोधन करें तो वह एक बेहतर एक स्थिति होती है। जिस प्रकार अनुशासन दूसरे बच्चों के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से अल्प दृष्टि वाले बच्चों के लिए भी अनुशासन उसी समान होना चाहिए। हम कई सारे व्यवहार को इमिटेट करके यानी अनुकरण करके सीखते हैं, या
अनुकरण करके सीखने की प्रवृत्ति अल्पदृष्टि वाले बच्चों में कम हो सकती है। शिक्षकों को चाहिए कि किसी भी प्रकार के अगर वो व्यवहार में उसकी कमी हो रही है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे के चेहरे या कपड़े पर खाना लगा है, स्याही लगी है, अगर उसे वो देखते हैं तो उसे बताना चाहिए कि वह ऐसा ना करे। अब हम कुछ सामान्य बातें करते हैं। यह एक शिक्षक को पता होना चाहिए कि आंखों के उपयोग करने से उसे क्षति नहीं पहुंचती है। उनका कोई दुरुपयोग हो तो अलग बात है, वरना आंखों के उपयोग यानी कि आप ज़्यादा देखते हैं चीज़ों को तो उससे कोई क्षति नहीं पहुंचती है। सभी के लिए एक ही प्रकार के लेंस से सुधार नहीं हो सकता है। कुछ शिक्षक मानते हैं कि ये लेंस दे दो तो हर लो विजन बच्चा या जितने भी अल्पदृष्टि वाले बच्चे हैं सबके लिए अलग अलग लेंस की आवश्यकता हो सकती है। सबके लिए अलग अलग डायोप्टर के लेंस चाहिए, या अधिक जो उनका पावर है लेंस का वो अलग अलग हो सकता है। और यह भी जानना चाहिए कि अगर कोई बच्चा आँख के अपने पास लाकर चीज़ों को देख रहा है दृष्टि वाला बच्चा, तो उससे उनके कोई नुकसान नहीं होता है उन्हें। कुछ अल्पदृष्टि वाले बच्चे आसानी से लिखित टेक्स्ट या जो भी कुछ लिखा है उसे पढ़ सकते हैं, जबकि अन्य जो बच्चे होते हैं उन्हें लार्ज प्रिंट की आवश्यकता हो सकती है, लेंस या मैग्नीफायर की आवश्यकता हो सकती है। सामान्यतः जितने भी ये बच्चे होते हैं यह किसी भी खेलकूद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिवाय कुछ ऐसे खेल जिनमें दृष्टि तीक्ष्णता की आवश्यकता अधिक होती है। आशा करता हूं कि जो बातें आपको बताई गई हैं उससे आपको वह आपके लिए उपयोगी होगी। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।